नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल चुनावी वादे कर वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। 2024 में केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का प्रयास हो रहा है। हरियाणा की बात करें तो सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी अपने सभी उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है। रैलियों का दौर जारी है, चुनाव प्रचार किया जा रहा है। तो कांग्रेस में अभी उम्मीदवारों को लेकर मंथन और माथापच्ची जारी है। चर्चा इसी को लेकर हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। जल्द ही लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन हरियाणा की स्थिति कुछ अलग नजर आ रही है। बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। चुनाव प्रचार भी जारी है, लेकिन कांग्रेस में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सूत्रों की माने तो कुछ सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं, लेकिन कुछ पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस की लिस्ट में हो रही देरी को लेकर बीजेपी भी वार कर रही है। सीएम का कहना है कि कांग्रेस चुनाव से डर गई है। वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस पर जमकर जुबानी प्रहार किया। देखिए, कांग्रेस डर रही है। कांग्रेस के अंदर डर है। वो कभी किसी का नाम रखते हैं वो भाग जाता है, फिर दूसरे का नाम रखते हैं वो भाग जाता है। मंथन चल रहा है। और क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 55-50 सालों के अंदर लोगों का शोषण किया है। लोग भूलते नहीं है बात। गरीबी हटाओ का नारा देते थे, गरीबी का ही शोषण करते थे, गरीब को और गरीब कर देते थे। ये पहली बार है, मैंने आंकड़ों से सभा के अंदर भी बोला है कि नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति के लिए वो काम किए हैं कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं। अब मुकाबले में जो यहाँ पार्टी है कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के पास कोई संगठन नहीं है। 10 साल से वो अपना संगठन नहीं बना पाई। कुछ धड़े हैं, भिड़ते रहते हैं आपस में। एक हुड्डा दड़ा है, एक एसआर के दड़ा है, फिर कुछ और धड़े हैं, लड़ते रहते हैं। और टिकट देने की प्रक्रिया जो होती है ना, ये बड़ी सिस्टमैटिक होती है। हमारे तो पन्ना प्रमुख से लेके पन्ना प्रमुख, बूथ प्रधान, वार्ड प्रधान, मंडल प्रधान, हल्के का प्रधान, लोकसभा का प्रधान, स्टेट का प्रधान, हमारे तो सारा ऐसे ढांचा बना हुआ है। तो हमारे तो आसान है, इनका तो कोई ढांचा है नहीं। किससे पूछे? ये तो जैसे मंडी होती है ना, सब्जी मंडी आपने देखी कभी? सब्जी मंडी में जब सुबह सब्जी आ जाती है तो आड़ती बोली लगाता है। रेहड़ियों वाले आते हैं, जो ज्यादा भाव देता वो ले जाता है। तो ये तो बोलियां लग रही हैं, जो ज्यादा बोल भाव कर देगा उसको टिकट मिल जाएगी। इसीलिए उसमें देर लग रही है, देर लगती है। उधर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष देवहान का कहना है कि जल्द ही लिस्ट जारी की जाएगी, इंतजार खत्म होगा। नहीं, कोई इंतजार अभी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी आपको जल्दी इंतजार खत्म होने को देखे हुए। कहा जा रहा है कि आज देर रात तक सूची जारी की जा सकती है। क्या सभी 9 उम्मीदवारों के जो इंतजार है वो आज रात तक खत्म हो जाएगी? पहले सूची आने दो। हम उम्मीद करते हैं कि सब पर फैसला हो जाना चाहिए। किसी पर कोई क्वेरी होगी हाईकमान की तो उसको दूर कर देंगे। हाँ, हो सकता है, ये जरूर नहीं है कि सभी 9 के 9 आए। हो सकता है कि कुछ 1-2 पर रुक भी सकते हैं और 9 के 9 भी आ सकते हैं। जाहिर है तमाम दल तैयारियों में जुटेंगे, लेकिन सवाल ये कि क्या कांग्रेस की टिकटों में हो रही देरी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगी या कांग्रेस मजबूत और जिताऊ उम्मीदवार लेकर मैदान में आएगी। बहरहाल देखना ये है आने वाले दिनों में कैसे हरियाणा में चुनावी समीकरण बदलते हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। नेहा धवन जुड़ गई, प्रवक्ता बीजेपी। बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस। विवेक चौधरी जेजेपी का पक्ष रखेंगे। विजेंद्र रेहडू इनेलो से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं और नवीन गौड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, भी डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बजरंग जी आपसे। बहुत दिन से हम ये पूछ रहे हैं कि कहाँ देरी हो रही है, क्यों नहीं लिस्ट जारी कर पा रहे हैं आप लोग। बीजेपी नेताओं को आपने बार बार ये कहने का मौका दे दिया है कांग्रेस ने कि आप लोग डर गए हैं, आपके बड़े नेता चुनाव से भाग रहे हैं। अनिल विज तो ये भी कह रहे हैं कि मूल भाव चल रहा है टिकटों को लेकर। ज्योति जी, मैं आपके चैनल पर ही अनिल विज का बयान सुन रहा था। अनिल विज जी वो व्यक्ति है पूरी तरह से कंफ्यूज। मैं कह सकता हूं, मेरा मित्र है, वैसे मेरा कम से कम 35 साल से पुराना मित्र है, दोस्ती है, आना जाना है, मगर मैं कहने पे मजबूर हूं
जो व्यक्ति रोज यूं कहता था मेरे को पार्टी विश्वास नहीं कर रही, मेरे को कुछ समझा नहीं जा रहा, मैं आम वर्कर हूं, मुझे अपनी हैसियत का पता लग गया, अब मैं सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही काम करूंगा, मेरा कोई और मतलब नहीं। आप उसकी आज में आपकी भाषा सुनी, मैं पूछना चाहता हूं, ये कहते थे अनिल जी, यूं कहते थे जब मुख्यमंत्री बदलने की बात आई, मनोहर लाल जी हम दोनों शाम तक एक ही गाड़ी में घूम रहे थे, मेरे से पर्दा रखा, मेरे को बताया नहीं। आप उस व्यक्ति की बात की सुन लो। आज जहां तक कंफ्यूज की बात है, आप देखिए कुंजी बिश्नोई, उनसे पूछ लीजिए, क्या आपके सामने है, दुनिया भर के नेता है, जो अभिमन्यु जी है, रमेश कौशिक है, सुनीता दुग्गल ने वो मनोहर लाल जी खट्टर जी के सामने मंच पे कहा, भाई मेरी नौकरी भी चली गई और मेरी टिकट भी चली गई और मैंने अच्छा प्रदर्शन किया, मैं इतनी वोटों से जीती थी, मेरा क्या कसूर है। इनके नेता खुद जूता पसाती तो ऐसा है क्या इनकी? बजरंग जी, शुरुआत मैंने आपसे की डिबेट की, इसका मतलब ये नहीं कि आप बात का उत्तर नहीं देके केवल बीजेपी की बात करेंगे। ये सब कह देने से आपकी लिस्ट आ गई क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी लिस्ट आ गई है कहने से? लिस्ट आएगी, हमें कोई जल्दी नहीं है। लिस्ट आएगी क्या? नहीं जल्दी नहीं है तो क्या, कब आएगी? चुनाव के बाद लिस्ट आएगी। आप तो बार बार कह देते हैं कि अभी क्या नॉमिनेशन फाइल करने का वक्त आ गया है। तो रोजाना आप लोग मीटिंग्स तो कर रहे हैं ना, रोजाना आप लोग बातचीत कर रहे हैं, बात नहीं बन रही है? ज्योति जी आज कोई मीटिंग नहीं हुई, मैंने कल भी आपके चैनल में बताया था, हमने पूरे 9 के 9 नाम, आपने उदय मांझी का बयान भी हमारे प्रदेशाध्यक्ष का, 9 के 9 के नाम हम दे चुके हैं, हाई कमान के पास दे चुके हैं, खड़के जी के पास नाम चाह चुके हैं, खड़के जी ने 9 के 9 नाम की अनाउंसमेंट कर दी। तो खड़गे जी के यहाँ से देरी हो रही है? देरी देखो आपके सामने, नाम तो आपने बता दिया था, नाम पूरे दे दिए, कल भी मैंने बताया था, खड़के जी लिस्ट आउट करनी है। अगर किसी एक आधे सीट के ऊपर उनको कोई शंका लगती है या दूर लगता है तो वो बुला सकते हैं उल्ला जी को, उदय भान जी को या बाबरिया जी को बुलाकर उसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, जहाँ तक कि बजरंग जी आप लोगों की देखिए स्क्रीनिंग कमेटी बैठक कर चुकी है, सीसी में भी चर्चा हुई, स्क्रीनिंग कमेटी फिर से बैठ चुकी है, सब कमेटी की बैठक भी हो चुकी है, नाम भी जा चुके हैं, तो पार्टी अध्यक्ष को भेजें तो फाइनल करके भेजेंगे। लेकिन अभी भी ये गुंजाइश है कि किसी बात पर अगर उनको शंका होती है तो आप लोग फिर से विचार कर सकते हैं, अभी ये भी बचा है। मैं समझ कर रहा हूँ, 1-2 सीटें ऐसी है जिसके अंदर नाम तो सिंगल ही गए, हो सकता है हाई कमान उसमें चेंजिंग कर सकती है। मैं खुद कह रहा हूँ 3 सीटें ऐसी है, एक की बजाय 3 सीटें ऐसी, मैं स्टेशन की बजाय 3 सीटें के अंदर थोड़ा वोट मान सकता हूँ, थोड़ा सा गुंजाइश है, मगर हमारी टीम ने एक आदमी नाम भेजे हैं, हाई कमान को पावर है, उसको चेंज कर सकती है या बुलाकर दोबारा टीम को उसे फिर डिस्कस करके उनका नाम आउट कर सकती है, या 9 के 9 जो नाम भी है 9 के 9 के ऊपर मोहर लगा के उम्मीद भी है आज रात को देर रात भी आ सकती है, कल भी लिस्ट आ सकती है। एक्चुअल क्या है, कुछ नेता हमारे सीनियर बाहर गए हुए हैं, जैसे प्रियंका गांधी जी है, राहुल जी है, खड़गे जी आज बाहर है, रात को 10-11 बजे उन्होंने दिल्ली में आना है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, जो मेरे पर रिपोर्ट है, मैं डिबेट से पहले मैं डिस्कस करके ही आया हूँ, मैं बात करके आया हूँ, डिस्कस करके ही आते हैं। बिल्कुल आता हूँ। और तुम आपका जो सवाल होता है वो सवाल का जवाब मुझे ज्योति जी देना होता है, क्यों आप भी तो निकल लेते हो, आपके इतने सवाल होते हैं कि तो फिर हम बाहर निकल नहीं सकते, हर सवाल का जवाब हमारे पास है। और मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का रहेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, आपने देखा है जगह जगह इनके प्रत्याशियों का कैसे स्वागत हो रहा है, काले झंडे से स्वागत जगह जगह इनका हो रहा है, इनको बोलने नहीं दिया जा रहा, इनकी झांकी रैलियां हो रही है, 70% कुर्सियां, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, 70% वीडियो खाली है, लोग उनसे पूछते हैं
बताइए भाई, आपने हमारे रास्ते क्यों रोके, आपने हमारे झूठे मुकदमे क्यों बनाए, हमारे 750 किसान शहीद हो गए, हमें दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जाता, काले सवाल पूछते, कोई भी चलिए नेहा जी से सवाल पूछ लेते हैं फिर। उनके जवाब देने में सक्षम नहीं है। वो कहते हैं हम तो आपके साथ थे, हम तो आपके साथ थे, हमने तो आपका विरोध किया ही नहीं। ठीक है बजरंग जी, भी सुने आप। प्रत्याशी रणजीत गिरी का बयान देख लो या अशोक तंवर का बयान देख लो, हम तो आपके साथ थे, इंदौर में आपसे दूर नहीं थे। उस समय हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, उस समय हम आप पार्टी में थे, इसलिए हमने तो आपका समर्थन किया। ये अशोक तंवर ने हफ्ते के अंदर बयान दिया है, जहां उनका गिरफ्तार किया गया, गाड़ी रोकी गई, आपके चैनल के अंदर भी दिखाया गया, आप चेक कर लीजिए, अशोक तंवर का बयान देख लीजिए। मैं नेहा जी से सवाल कर रही हूँ। नेहा जी, आपके नेता बयान ये जरूर दे रहे हैं कि कांग्रेस डर गई है, लेकिन क्या आप लोगों के जहन में भी कहीं ना कहीं डर है कि इतना मंथन, इतनी माथापच्ची चल रही है कांग्रेस के खेमे में, कहीं बहुत मजबूत या जिताऊ उम्मीदवार ना लेकर आए हमारे उम्मीदवारों के सामने? ज्योति जी देखिए, जिसके पास मजबूती होती है वो मजबूती दिखाने से ही और ज्यादा बनती है। अगर अब तक कांग्रेस के पास में मजबूत कैंडिडेट होते, मजबूत नाम होते, तो वो अब तक चुनाव में उतार चुके होते, अब तक मंथन नहीं चल रहा होता। ये बात आप भी समझती हैं, मैं भी समझती हूँ और हरियाणा प्रांत की जनता भी समझती है। कई बार ऐसा होता है कि शेर आया शेर आया शेर आया वाली कहावत आपने भी सुनी है, लोगों ने भी सुनी है, और बाद में क्या होता है, ऑन द स्पॉट सब चारों खाने चित इनके नजर आएंगे। आप देखिएगा, लिस्ट आएगी, आप भी होंगे, मैं भी होंगी, फिर डिबेट होगी, फिर चर्चा करेंगे कि इन नामों में कौन से ऐसे मजबूत नाम हैं, क्योंकि जो मजबूत नाम फिर भी कुछ हैं, जो पिछले 50 वर्षों से, 40 वर्षों से, 30 वर्षों से हरियाणा की राजनीति में बने हुए हैं, वो लोग तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं। अगर मजबूत होते तो वो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते और आगे आकर प्रथम पंक्ति में प्रथम व्यक्ति खड़े होकर ये कहते कि इस बार कांग्रेस का दामन हम पकड़ेंगे, इस बार कांग्रेस का झंडा हम उठाएंगे, हार हो या जीत हो लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसी मंशा, ऐसा कॉन्फिडेंस तो कांग्रेस के किसी भी मंत्री नेता में दिखने को नहीं मिल रहा है। ना हुड्डा जी के पास में ये मादा दिख रहा है, ना सुरजेवाला जी ये लाइन लेकर आगे आ रहे हैं, ना शैलजा जी ये लाइन लेकर आगे आ रही हैं, ना किरण चौधरी जी ये लाइन लेकर आगे आ रहे हैं। तो आप बताइए कि जब शीर्ष नेतृत्व इनका जो हरियाणा का है, वो नेतृत्व ही अब एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं कि अब तुम पकड़ लो, अब तुम पकड़ लो, लेकिन कोई भी गेंद को पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, सब उस गेंद को छोड़ रहे हैं। तो चुनाव लड़ेगा कौन, और वो जो लड़ेंगे वो कितने सशक्त हैं, कितने बड़े नाम हैं, इसको तो वही साबित कर देंगे। आप एक बात देखिए, जो भी नाम इन बड़े चेहरों से हटकर कोई नाम आते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो हुड्डा जी के खेमे की जीत होगी या एसआर के खेमे की जीत होगी या वो उनकी स्वयं की जीत होगी। अगर वो हार जाते हैं तो वो उनकी पर्सनल हार होगी। ये खेल जो आज कांग्रेस खेलने में, जो आज हरियाणा के सामने एक पिक्चर दिख रही है, वो यही दिख रही है कि कैंडिडेट्स ने जीतना तो है नहीं, तो हार हो तो उस पर्सनल व्यक्ति की हार हो। अगर भूले भटके कुछ वोट ले गए तो वो जो वोट आए हैं वो या तो हुड्डा जी के वोट हैं या फिर एसआरके के गुट के वोट हैं। बस यही खेल खेलने जो अभी परिदृश्य दिख रहा है, इसी खेल का दिख रहा है। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हो या उदय भान जी हो या फिर अन्य नेता हो कांग्रेस के, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बजा रहे हैं। अभी आपने उदय भान जी की बाइट चलाई, उस बाइट में स्वयं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के ये बात बोल रहे हैं कि हमारे 9 नाम भी आ सकते हैं कुछ दिनों में। हो सकता है 1 नाम आए, हो सकता है 2 नाम आए, और हो सकता है पूरे के पूरे आए। अभी तक तो इस बात का ही कॉन्फिडेंस प्रदेश अध्यक्ष को नहीं है कि लिस्ट में कितने नाम आएंगे। और दूसरी बात, प्रवक्ता जी क्या कह रहे हैं, प्रवक्ता जी की अपनी डफली है, प्रवक्ता जी अपना नाम नाम रहे हैं। प्रवक्ता जी क्या कह रहे हैं कि 9 के 9 नाम हमारे फाइनल हो चुके हैं, 9 के 9 नाम हमारे पास आ जाएंगे। और पिछले दिनों की जो डिबेट्स हमारी रही ज्योति जी, हर चैनल पर इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने ये बात बोली कि हमारे सैकड़ों नाम थे। ये कह रहे हैं हमने खड़गे के पास भेज दिए नाम, खड़गे साहब के पास अभी लिस्ट है, उसमें भी अगर कोई बदलाव करना होगा तो वो कर सकते हैं। उनको अधिकार है, जो टीवी अधिकार तो है ही, लेकिन आपकी लिस्ट अभी तो फाइनल होनी बाकी है ना, फिर वहां से आई दिल्ली मिलना तो बाकी है। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं फाइनल हो चुकी है? अभी तो पार्टी अध्यक्ष के पास से लिस्ट
इन्होंने ये कहा था मैंने बहुत सही बात कही। इन्होंने कहा आपने समझी उल्टी। आदमी के नाम आप जैसा समझना चाहते हैं वैसा समझे। एक दो आदमी के नाम चेंज हो सकते। उदय वाणी ने एक दो आदमी का नाम ये नहीं है। ये मैंने भी वही सुना ना गर्ग साहब। गर्ग साहब मैंने वही बात सुनी जो उन्होंने बोली, मेरे कान है और मैं डिबेट की हर एक शब्द बहुत ध्यान से सुनती हूँ। आपकी बात को भी मैं पूरे ध्यान से सुनती हूँ। मैंने उनकी बात भी सुनी। उन्होंने ये नहीं भाई साहब क्यों उलझ रहे इस लाइन में, समय नष्ट कर रहे हैं मेरा, क्यों उलझ रहे हैं इस बात को, आप इस बात में क्यों उलझ रहे हैं? अभी दम है तो अपनी बात पे जवाब देते ना। जब ज्योति जी ने आपसे प्रश्न किया था कांग्रेस के बारे में तब जवाब क्यों नहीं था आपके पास में? अगर इतना ही बोलने का दम है तो मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं आप? अपनी बारी में कांग्रेस का जवाब क्यों नहीं देते? ठीक है, आप ये बताएं, कुछ होता नहीं। आप बीच मत बोलिए। कांग्रेस ये कह रही है आपने उम्मीदवार उतार जरूर दिए, हालांकि रोजाना ही बात डिबेट में आती है कि आपके उम्मीदवारों को, आपके नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है ग्राउंड पर। देखिए ज्योति जी, ये कोई विरोध नहीं है, हम इसको विरोध की तरह लेते ही नहीं है और ना ही ये विरोध है। अभी कांग्रेस के नाम आने दीजिए, उसके बाद देखिएगा क्या होता है। पहली बात तो जनता को बात करने का अधिकार है, जनता को अपने प्रश्न पूछने का अधिकार है, प्रत्याशी उनके सामने हैं। अगर वो जनता में से कोई भी व्यक्ति, इक्का दुक्का व्यक्ति अगर कोई बात पूछना चाहता है तो उसको एक गलत नैरेटिव के तहत ये कह दिया जाता है कि विरोध हो रहा है। दूसरी बात, क्या आम आदमी पार्टी के कुछ लोग, क्या प्लांटेड लोग, मैं कहूंगी आम आदमी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे आईएनएलडी के हों, विपक्ष के ये प्लांटेड लोग हैं कि जहां जहां भाजपा का प्रत्याशी जाएगा वहां वहां आपको ये दृश्य करना है। चंद 10 लोग हैं नाम समेत हर विधानसभा में, हर लोकसभा में। एक तरफ तो कह रही बात रखने का अधिकार है, दूसरी ओर कह रही है इनके रैली में पहुंचते हैं। एक तरफ तो कह रही बात रखने का अधिकार है, दूसरी ओर कह रही है तो दोनों बात ही सही है ज्योति जी, दोनों बात सही है, दोनों बात ही सही है क्योंकि दोनों ही तरह की बात हो रही है। अच्छा। दोनों तरह की बात हो रही है ना। मैं तो उल्टा वो बात भी बता रही हूँ जो आपने पूछी नहीं, मैं तो वो बात भी बता रही हूँ कि जब भी कोई भी प्रत्याशी जनता के सामने पहुंचेगा, आज कोई वो समय थोड़ी ना जो आज से 25 साल पहले समय था जब लोगों का पॉलिटिसाइज नहीं हुआ था, लोगों को पॉलिटिक्स में इतना मालूम नहीं था। आज तो जानकारी का भंडार है, आपके सामने क्लिप कर सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इसलिए जनता कोई भी बातचीत करती है तो उसका भी स्वागत है। लेकिन उन लोगों का क्या किया जाए जो प्लांटेड लोग हैं, विपक्ष के लोग सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि इनका स्वागत जो है नहीं हो रहा। क्या आज विजय संकल्प रैली की जो इतनी धुआंधार हमारी मीटिंगें चल रही हैं, रैलियां चल रही हैं, इतनी धुआंधार वहां पर जनसंख्या पहुंचती है, क्या वो इन विपक्ष के लोगों को नहीं दिखती? किस कुर्सियों की खाली की बात करते हैं? मैं अभी कह रहे थे कुर्सियां खाली रहती है। विजय संकल्प रैली, इनके कहने से क्या होगा? ये कैसे कह देंगे कि कुर्सी भरी होगी? ज्योति जी आप तो पत्रकार दिखता नहीं तो इनको तो खाली कुर्सियां दिख रही हैं, ये कैसे मान लेंगे? तो आप मैडम ये कह रही हैं कि इनको दिखता नहीं है क्या? तो इनको तो खाली कुर्सियां दिख रही हैं। आप बंद करेंगे तो इनको क्या, इनको कैसे दिखेंगी भरी हुई कुर्सियां? आप अपने रिपोर्टर से रिपोर्ट लीजिए, क्या आपके पत्रकार वहां उपस्थित नहीं होते? हिसार लोकसभा की हर एक रैली में मैं उपस्थित थी, एक भी कुर्सी अगर खाली मिल जाए, उल्टा बरवाला की हो, नलवा की हो, हांसी की हो, हिसार की हो, हमने एक्स्ट्रा कुर्सियां लगवाई, साइड में लोग खड़े थे, उनके लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक बात रखी कि इनके लिए यहाँ पर दरी बिछवा दीजिए, इनको खड़ा मत रखिए, और साइड में एक छत वाला जो बैनर लगा हुआ है, हम तो दोनों ही पक्षों को सुन रहे हैं। हमने तो आपकी भी बात सुन ली कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं आपकी रैलियों में, हमने इनकी भी बात सुन ली, कुर्सियां खाली रहती है। हम तो ठीक है, पत्रकार तो सारी, पत्रकार तो ठीक है सारी, लेकिन ठीक है, मैं देख लूंगी, मुझे माननी नहीं माननी, मैंने सुन ली है, अभी दर्शक सुन रहे हैं, दर्शक देख लेंगे। अभी रुकिए बजरंग जी, आप बहुत विस्तार से बात नहीं, 10 सेकंड आज बयान दिया टीवी के अंदर, बोला हमारा विरोध कर रहे हैं। बजरंग जी मेरी बात को पूरी तो होने नहीं देते, बीच में बोलते हैं आप। जनता पार्टी के नेता भी उसमें शामिल है। गलत बात बजरंग जी, आप अपने कैंडिडेट के नाम तो बता दीजिए, जो नाम आपने फाइनल किए। आप कह रहे हैं कि 9 के 9 नाम आपके फाइनल है, जरा थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए उन नामों पर कि किन पर चर्चा हो रही है, या कौन से शॉर्टलिस्ट कर प्रदेश की कमेटी ने केंद्र की कमेटी के पास भेजे हैं। वो दर्शक सुन नहीं पा रहे ना, इसलिए आज रुकिए, आप अपने कैंडिडेट्स के नाम बता
दीजिए जो ये बजरंग जी ने क्या बोला दर्शक नहीं सुन पाए, मैं खुद नहीं सुन पा रही हूँ। आप लोग क्या ये चिल्लाचिल्ली चल रही है? आप रुकिए अभी, बजरंग जी अब नहीं, अगले उत्तर में बोलिएगा। अभी आप रुकिए, अभी विवेक जी, आप लोगों ने पहली लिस्ट जारी कर दी। हालांकि कल भी हम बात कर रहे थे कि नेता चुनावी जीत के लिहाज से या करियर के हिसाब से बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन केवल हिसार की बात करें तो चौटाला परिवार से 3 उम्मीदवार के हिसार से क्या उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? ज्योति जी, आपने कहा उम्मीदवार उतारे और बड़े नहीं है। उम्मीदवार बड़ा कोई भी नहीं होता और उम्मीदवार बड़े सारे होते हैं। जब चुनाव में कोई लड़ रहा है तो हर व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है, चाहे वो एनएलडी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो जेजेपी का हो। आज के दिन हम तो एक चीज जानते हैं कि हमारे जितने भी हमने उम्मीदवार 5 उतारे हैं, 5 के 5 बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में 5 उम्मीदवार और उतर जाएंगे और वो भी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। रही बात हिसार की, आपका ये पोस्टर देख चुके हैं दर्शक, एक बार आपका ये पोस्टर देख चुके हैं, आप बैठ जाइए ना आराम से। इसका मेरे मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। फिर आप इस पर बोलना चाहेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप पोस्टर लेकर बैठे हैं, आप सोच कर आए, तो आप डिरेल करेंगे डिबेट को, जो मैं नहीं करने दूंगी। तो आपने जो लिख रखा है पोस्टर पर वो देखा जा चुका है, पढ़ा जा चुका है। अभी आप ज्योति जी मेरा फ्रेम है, आप जब बीजेपी वाले दिखाते हैं तब आप कहते हैं आपका फ्रेम। मैं कहती हूँ तो मेरा फ्रेम मैं कहती हूँ, क्या दिक्कत है? तो ये मुझे पता है ना, आप ये सोच कर आए, आप ये स्क्रिप्ट लेकर आए हैं। अगर नहीं लेकर आए तो आप उत्तर में देख लेंगे, ठीक है? आप उत्तर देंगे तब पता चल जाएगा। बोलिए विवेक जी, मुझे गलत साबित कर दीजिएगा जब उत्तर देंगे, ठीक है? मैंने बीजेपी के भी प्रवक्ता को सुनने का काम किया, मैंने कांग्रेस के भी प्रवक्ता को सुनने का काम किया। इन्होंने अपनी अपनी पार्टी का बखान करने की बजाय दूसरी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाने का काम किया। आज मजबूती की बात बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा की गई। उन्होंने बहुत बताया कि हमारी इतनी मजबूती है, हम मजबूत हैं और ये है। अगर इतने मजबूत थे कैंडिडेट बाहर से ना लाने पड़ते। आज चुनाव तो चल रहा है ज्योति, चुनाव के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी चल रही हैं। आज मंडी में गेहूं का सीजन भी चल रहा है और गेहूं के सीजन में कुछ तस्वीरें जो निकल के आती हैं कि एक आदमी, मैं एक सोशल मीडिया पे किसी ने डाला था और मेरे को पढ़ के हंसी भी आई। एक आदमी जो कोयला घोटाला करके हजारों करोड़ का, जिसने डकार तक नहीं ली, आज उससे बोरियां तक उठवाई जा रही हैं। एक आदमी जो बहुत बड़ा शाहूकार है वो कहीं गेहूं काटता हुआ दिख रहा है। ये चीजें हैं जो इनको बता रही हैं कि जब चुनाव की बारी ये फील्ड में आए हैं, उससे पहले कोई फील्ड में नहीं थे। हमारे नेता जिनका भी आप नाम लेंगे वो हमेशा फील्ड में थे और फील्ड में रहने का उन्होंने काम किया, जनता के दुख सुख में जाने का काम किया, जनता के बीच रहने का काम किया। आज मैडम ने जिक्र किया शेर आया। विवेक जी, अभी तो चुनाव में समय है, आपके नेता भी पहुंच जाएंगे खेतों में, खेत में खाना खाने की तस्वीरें भी आ जाएंगी। नहीं, एक चीज है, हमारे नेता की तो बिना चुनाव के आती है ज्योति। अच्छा। हमारे नेता की बिना चुनाव के आती है, वो रहते ही जनता के बीच में है। इनकी फोटो जा रही है। हमारे नेता तो कभी ट्रैक्टर लेके जाते हैं, कभी ट्रैक्टर चलाने का काम करते हैं, कभी बुक्की के ऊपर बैठने का काम करते हैं। हमारे नेता तो पब्लिक के बीच में हमेशा रहते हैं बिना चुनाव के। अब आपके नेता विवेक जी, अब जब आपने बात कही थी, अब जब आपके नेता ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो विरोध झेलना पड़ रहा है उन्हें। अगर पूरा साल या पूरा पिछले चुनाव से लेकर अब तक एक योजना में जनता के बीच अगर रहते विवेक जी, तो लोगों के जहन में सवाल ये भी है कि फिर क्यों विरोध का सामना करना पड़ता? नहीं ज्योति, मैं एक चीज कहूंगा, एक और बात ज्योति जी, एक और बात साथ जोड़ दीजिए इसके, अगर इनके नेता इनके पक्ष में होते तो इनको छोड़कर नहीं जाते। अपने बारी में बोलिएगा। मेरे को ज्ञान झाड़ने के लिए बिठाया गया है यहाँ, मुझे ज्ञान झाड़ने के लिए बिठाया गया है यहाँ। नहीं, आप मुझे आपके ज्ञान को दुरुस्त करने के लिए भी बिठाया गया है यहाँ भाई साहब। दूसरे की बारी में झाड़ने, मैं आपके ज्ञान को भी दुरुस्त करूंगी, क्योंकि अगर आपके नेताओं को जनता के बीच में रहने की आदत थी तो वो आपको छोड़कर नहीं जाते। कितने नेता आपको छोड़कर चले गए? आपके कौन से नेता जनता के बीच में रहते हैं? नैना जी कितने दिन जनता के बीच में रहती है? बुलाया जाता है भाई देखिए, जब इस तरह से बात करेंगे ज्ञान झाड़ने की, तो ज्ञान तो ज्ञान तो झाड़ना पड़ेगा। जब आप ऐसी बात अभी रुकिए, आप नहीं बोलेंगे। और दूसरा, ऐसा नहीं कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को इसलिए बुलाया जाता है। बजरंगी भी बोल रहे थे, बजरंगी तो बीजेपी से नहीं है ना। बीजेपी के प्रवक्ताओं की खासियत है, इनको चलिए आपको ही लगता होगा, लेकिन नेहा धवन जी क्या परेशानी है, क्यों बोल रही हैं आप बार बार?
मैं साफ स्पष्ट बात कह रहा हूँ, मैंने सबकी बात धैर्य से सुनी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, पर मेरी बारी में अगर कोई बोलेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। अगर इसी तरह इन्होंने डिबेट करनी है तो इस तरह डिबेट करनी भी मुझे आती है, आज कोई पहली बार डिबेट के अंदर। अभी शेर आया का जिक्र इन्होंने किया। मैडम रहने दीजिए, मर्यादा की बात वो आप थोड़ा सभ्य शब्दों का भी चयन कर दीजिए। आप लोग अच्छे नहीं लगते करते, रहने मैं तो अच्छी लगती हूँ ना, मैंने तो कभी शेर आया आपके साथ मेरी कितनी बार डिबेट हुई है, बुलवा लीजिए पहले, एक भी अमर्यादित शब्द इन्हें आपने बुलवा इस्तेमाल लीजिए किया हो तो पहले। बताइए। नहीं, आप ही बोलेंगे क्या मैडम? नेहा धवन जी, क्यों डिबेट को खराब कर रही हैं आप? शेर आया का जिक्र किया, ये शेर आया कहीं 400 पार का नारा भी इनका शेर आया की तरह ना हो जाए। आप लोगों नहीं आपका देखिए, हम आज के दिन क्योंकि आप पिछले कई दिनों से डिबेट में आ रहे हैं। नेहा धवन जी, मुझे आपको म्यूट कराना होगा, सवाल पूछने के लिए और करेक्ट करवाने के लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पर। आप लोग जो पिछले चुनाव में नारे दे रहे थे, क्या उसी तरह के नारे देंगे इस बार भी? जो चुनाव में नारे भी होंगे और सब कुछ होगा। चुनाव के अंदर हमने खुल के अपनी बात रखी, किस तरह 4.5 साल में हमने जनता के हित के काम करे, जनता के बीच में रह के। आपने कहा जनता के बीच में अगर रहे होते तो विरोध का सामना न करना पड़ता। मैं आपको बताना चाहूंगा, जनता के बीच में ही रहे, चाहे कोरोना काल था, चाहे कोई भी बुरा समय आया, हम हमेशा जनता के बीच में रहे। चाहे बाढ़ का समय था तो सबसे पहले आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने अम्बाड़ा में जाके, कुरुक्षेत्र में जाके, जहाँ जहाँ बाढ़ग्रस्त एरिया था सभी जगह पे जाके लोगों के बीच में जाके हाल चाल जानने का काम किया। अधिकारियों के मना करने के बावजूद वो जनता के बीच में पहुंचे। आज हम जनता के बीच में शुरू दिन से रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे थे वो सबके सामने एक्सपोज हो चुके हैं और उसके ऊपर हम कई बार डिबेट भी कर चुके हैं। कौन विरोध करने वाले थे, किस पार्टी के पदाधिकारी थे, किस तरह विरोध किया जा रहा था, वो सबके सामने है। जो कि हम एक चीज जानते हैं, हमने अगर जनता ही पार्टी को बनाने वाली थी, जननायक जनता पार्टी को बनाने वाली जनता ही थी और वो ही जनता चुनाव लड़ाने वाली भी है। हमारे पास तो एक वर्कर आज के दिन आदरणीय दुष्यंत चौटाला बन के फील्ड में उतरने का काम कर रहा है और दिग्विजय चौटाला बन के फील्ड में उतरने का काम कर रहा है। हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, हमने पहले भी ग्राउंड लेवल पे काम किया और आगे भी ग्राउंड लेवल पे। हमारी हवाबाई बातें नहीं है कि आज ठीक है, मैं इनेलो से भी पूछ लेती हूँ। बाहर से आज कैंडिडेट किराए पे लाने पड़ रहे हैं, जो कि उन्होंने समय लिया। मैं इसलिए थोड़ा सा आपका लोकसभा का नहीं, इन्होंने हिसार लोकसभा का जिक्र किया। हिसार लोकसभा की रैलियों में सभी में ये मौजूद थे। हिसार लोकसभा की मेरे आगे भी एक वीडियो आ गई थी जिसमें मनरेगा के मजदूरों को बुलाया गया, जिसमें और सरकारी कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो चाहे और हो, किस तरह आज भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। हमें इस तरह भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास लोग अपने आप आते हैं, हमारे नेता के विचार सुनने आते हैं, नेता को मिलने आते हैं और नेता को बुलाने आते हैं। हम तो ये जानते हैं कि जनता की हमने आवाज उठाई और जनता की आवाज उठाने के कारण ही 4.5 साल। चलिए विवेक जी, अभी जनता ही डिसाइड करेगी, जनता ही डिसाइड करेगी। बिल्कुल, जनता ही तय करेगी। जनता की आवाज का भी पता लगेगा। जनता की सीएम आया के नारे भी तो लगे थे ना विवेक जी, तभी मैं पूछ रही थी कि पिछली बार वाले नारे लगेंगे क्या? ठीक है, अगली बार उत्तर दीजिएगा। आया सीएम आया के नारे भी तो खूब लगे थे ना। आया सीएम आया। ठीक है, अभी जनता को डिसाइड करना है कि 4.5 साल डिप्टी सीएम रहने के बाद अब दुष्यंत चूंकि बीजेपी के खिलाफ लड़ा था, एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले हैं, तो जनता का क्या मिजाज रहने वाला है ये भी देखेंगे। रेड्डी साहब, नवरात्रों की बात थी कि नवरात्रों में आप लोग लिस्ट लाने वाले हैं, नवरात्र भी खत्म हो गए। बिल्कुल, देखिए हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो यथार्थ में चुनाव में कूदी हुई है और चुनाव लड़ रही है। जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के 2 कैंडिडेटों ने अपना चुनाव अभियान को पूरी गति दे रखी है, कुरुक्षेत्र से अभय सिंह चौटाला और हिसार से सुनैना चौटाला जी दम भर के अपना इलेक्शन चलाए हुए हैं। और बाकी कैंडिडेटों की भी लिस्ट आपने सही पूछा, नवरात्रों के बाद या 15-16 को हमारी लिस्ट आनी थी और वो बहुत ही जल्दी 1-2 दिन में लिस्ट हमारी डिक्लेयर हो जाएगी। उसमें कुछ विचार विमर्श होता है जिसके कारण वो 1-2 दिन डिले हो रही है और आप अगले 1-2 दिन में हमारी 10 की 10 जो हमारे 8 और कैंडिडेट बचे हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आएगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही यथार्थ में चुनाव में उतरी हुई। इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा ज्योति जी, देखिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सबसे पहली बात तो ये है कि किसानों के हित में, गरीब के हित में, आम नागरिक के हित में यदि कोई मजबूती से आवाज
हरियाणा प्रदेश में उठाने का काम किया तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेताओं ने उठाने का काम किया। अब प्रदेश की जनता चाहती है कि हरियाणा के लोगों के हित की आवाज भारत की संसद में भी गूंजे और भारत के हमारे जो भारतीय सरकार है वहां भी इस बात को उठाया जाए कि हरियाणा की समस्याएं क्या क्या, उनको किस प्रकार से दुरुस्त किया जाता है। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में लोग वोट करने का काम करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास और भरोसा है। और देखिए नवीन जिंदल, सुनिए रेडू साहब, नवीन जिंदल अनाज की बोरी उठाते नजर आए, सुशील गुप्ता गेहूं की फसल काट रहे थे, क्या अभी भी ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या? हाँ देखिए, ये तो अभी सिर्फ चुनाव के लिए इन्होंने, मैंने देखा है कुरुक्षेत्र में वो अपने कंधे पर बोरी रख करके ट्रक में लोड करने का काम कर रहे हैं। सुशील गुप्ता जी खेत में गेहूं काटने का काम करें। सही मायने में यदि इनसे ये पूछा जाए तो गेहूं की बिजाई कैसे की जाती है और बोरी का वजन कितना होता है और किस प्रकार से बोरी को सिया जाता है, इनको इस बात का पता नहीं होगा। लेकिन अभय सिंह चौटाला तो खुद ट्रैक्टर चला करके अपनी खेती किया करते थे, अपने फार्म को संभालते थे, गेहूं की बिजाई भी करते थे, कटवाते भी थे। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक वर्कर, एक एक नेता जमीन से जुड़ा हुआ है, किसानी से जुड़ा हुआ है और किसानी करने वाला है। ये सारे के सारे पूंजीपति लोग हैं, ये केवल दिखावा करते हैं जनता। आप पूंजीपति की बात कर रहे हैं। अभय का बयान आया अभी थोड़े दिन पहले, जिसमें अभय ये कह रहे हैं रेडू साहब कि ये जाट और बनिए की लड़ाई है, ये सीधे सीधे जाट और बनिए की लड़ाई है। तो क्यों जातियों में समाज में बांट रहे हैं अभय? उनका कहने, ज्योति जी उनका कहने का नहीं, क्या सुशील गुप्ता जी जो है वो बनिया बिरादरी से संबंध नहीं रखते हैं क्या नवीन जिंदल जी बनिया बिरादरी से संबंध नहीं रखते? दो समुदायों की लड़ाई क्यों है? अभय चुनाव लड़ रहे हैं तो क्यों जाट की लड़ाई है बनिए से? 36 बिरादरी का हरियाणा है, इसमें क्यों दो समुदायों की बात हो रही है कि इन दो की लड़ाई है? उम्मीदवारों की लड़ाई है, उसमें जाति की बात क्यों लड़ती है? आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? देखिए ज्योति जी, हाँ ज्योति जी, कैंडिडेट जिस बिरादरी का है उसको उस बिरादरी का कहना कौन सी गलत बात है? वो तो है उस बिरादरी का। तो बिरादरी की लड़ाई कहना तो गलत है ना? ये किस बिरादरी का, ये किस बिरादरी का, ये किस बिरादरी का। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। ठीक कहते हैं चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव खेल रहे हैं तो कोई नहीं बोलता ना ज्योति जी। अच्छा। सभी बोलते हैं चुनाव लड़ रहे हैं तो वो बिरादरी की लड़ाई होगी। ये वास्तव में बिरादरी की लड़ाई नहीं, ये चुनाव की लड़ाई है, चुनावी लड़ाई है, जिसको हम चुनाव लड़ना ही बोलते हैं। दूसरी बात ज्योति जी, देखिए जिस प्रकार से आप बीजेपी का हाल देख रहे हैं, लोग इनको किस प्रकार से स्वागत गांव में किया जा रहा है वो सबके सामने है। मैं तो कहता हूं ये दोनों ही पार्टियां बड़े स्तर पर भयभीत है। बीजेपी भयभीत इसलिए है, देखिए इन्होंने कितने कैंडिडेट वो उतारे हैं जो किसान आंदोलन के समय में इनके साथ नहीं हुआ करते थे। वो इसलिए उतारे गए हैं ताकि किसानों के सामने जाकर के ये बात कह सके कि भाई हम तो उस टाइम थे ही नहीं, हम तो आपके समर्थन में थे। नवीन जिंदल जो कि कांग्रेसी नेता था, तुरंत उसको टिकट दी जाती है, पार्टी में भी बाद में शामिल किया जाता है। क्यों? क्या इनके पास कैंडिडेट नहीं थे? अशोक तंवर को कैंडिडेट सिरसा से बनाया जाता है, क्या इनके पास कैंडिडेट नहीं थे? आप देखिए हिसाब साहब, आपकी भी लिस्ट आनी है अभी, आपकी लिस्ट आनी है अभी, आपकी लिस्ट आनी है अभी। तो अभी तो 2 ही सीटों पर है, आप घर से परिवार के लोग उतारे हाँ 8 सीटों पर लिस्ट आनी है। तो क्या दूसरे दलों से आए लोग आपका नहीं, आपकी पार्टी के सिंबल पर, आपकी पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये दावे से कह रहे हैं रेडू साहब? हाँ, मैं ये पूछना चाहूंगा आपके चैनल पर कि जो पार्टी 10 साल से हरियाणा में सत्तासीन है और दम भरती है कि बूथ लेवल तक के बूथ प्रधान तक हमने बनाए हुए हैं और उनके पास लोकसभा के कैंडिडेट नहीं, उधार के कैंडिडेट लेकर के चुनाव लड़वाने का काम करते हैं, इसके पीछे भी इनका बहुत बड़ा भय है कि किसान वर्ग जो है तुम्हारे को घुसने नहीं देगा। उनके विरोध से बचने के लिए बाहर के कैंडिडेट लेकर के उतारने का काम करते हैं। दूसरी बात मैं कांग्रेस पार्टी की करना चाहूंगा, वो भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, 65-70 साल देश में शासन करने का काम किया। आज उनकी हालात इतनी पतली हो चुकी है कि वो अब तक भी एक भी कैंडिडेट नहीं उतारने की हिम्मत दिखा सके। इनेलो ने कम से कम 2 कैंडिडेट बहुत एडवांस में उतारने का काम किया, लेकिन कांग्रेस तो आज तक भी उलझन में है। और मैं आज कहना चाहूंगा आपके चैनल के ऊपर कि 25 तारीख तक भी, बजरंग दास जी को मैं सुन रहा था अभी कि 2 दिन में लिस्ट आ जाएगी,
25 तारीख भी तक भी यदि 9 के 9 कैंडिडेट फाइनल कर दें तो आप मुझे बताना नहीं हो पाएंगे। जैसे उदय भान ने भी शक जाहिर कर दिया कि हो सकता है 1-2 रुक जाए, नहीं हो पाएंगे। इनके पास संगठन नहीं है, सूची जारी इनकी हो नहीं रही है, आपसी कलह इनमें इतना ज्यादा है, तो कहीं न कहीं इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खुला मैदान देने का काम किया है कि तुम इलेक्शन लड़ो, हम अपनी उलझन में पड़े रहेंगे, तुम इसका फायदा उठा लो। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सबसे पहले जाकर के इनके आगे छाती अड़ाने का काम किया कि हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, हम तुम्हारे को हराने का काम करेंगे। और यदि प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को कोई चलता करने का काम करेगी तो वो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल ही। चलिए, आप ही मान रहे कि बीजेपी के सामने केवल इनेलो ही खड़ी है। ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। नवीन जी, सुशील गुप्ता को लेकर मेरा सवाल है, गेहूं काटते नजर आ रहे हैं तमाम जो पैनलिस्ट है, जिसमें जेजेपी और इनेलो की बात कर रही हूँ। रेड्डी साहब तो ये कह रहे हैं कि उनको गेहूं की बिजाई को लेकर या गेहूं को लेकर किसी भी तरह की जानकारी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि चुनावी प्रचार करना है लोगों, हम तो बाहर से समर्थन करेंगे कैंडिडेटों का, अपने निशान पर नहीं लड़वाने का काम करे और बाहर से ही समर्थन ना देने लग जाए, जिस प्रकार से नगर परिषद और जिला परिषद के चुनाव में करने का। नवीन जी से बात कर रही हूँ मैं, ये सुशील गुप्ता जो फसल काटते नजर आए उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि केवल नौटंकी है चुनाव पे। अच्छा, हो सकता है इनको नौटंकी लग रही हो इनेलो के प्रवक्ता जी को, ऐसा हो सकता है, पर ऐसा देश में बहुत बार पहले हुआ है और इसे सांकेतिक भाषा के रूप में भी देखा जाता है। जब ट्रैक्टर पर टैक्स लगाया जाता है तो एक नेता संसद में ट्रैक्टर लेके पहुंच जाते हैं। जब देश में नोटबंदी करी जाती है तो एक नेता अपनी जेब फाड़ के दिखाते हैं, तो सांकेतिक भाषा है। सुशील गुप्ता जी सामलो गांव से आते हैं और सुशील गुप्ता जी किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। अगर वो अपने किसानों के साथ अपना संबंध बना उनका है, अगर वो उसको दिखा रहे हैं तो उसमें क्या समस्या है? दिखा रहे हैं चुनाव के खराब बात है, केवल चुनाव के टाइम पर। नवीन जी दिखा रहे हैं चुनाव के टाइम पे सांकेतिक, देखिए जो भी रिश्ता उनका किसानों से हो, अपना संबंध किसी, मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं मेरा तो हरियाणा से ये रिश्ता था, मैं तो फौजी बनना चाहता था, मैं तो अध्यापक बनना चाहता था, मैं तो ये बनना चाहता था। वहां से वो क्या कहना चाहते हैं? वो कनेक्शन ही तो दिखाना चाहते हैं। तो असली जो बात है वो जो आम आदमी पार्टी ने किसानों के साथ जो खड़ी हुई है, किसानों ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन में भी आम आदमी पार्टी जो किसानों के साथ खड़ी हुई है, तो किसान आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इसका रिजल्ट आप पंजाब में भी देख चुके हैं, इसका रिजल्ट आप हरियाणा में भी आप देखेंगे। तो इसमें अगर वो किसानों के साथ खड़े होंगे, ये दिखाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी हुई है, तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गलत आरोपों में जेल के अंदर, अब आगे ना स्क्रिप्ट पर मैं कह रही थी ना, आप करेंगे ज्योति जी, मैं एक बार कंप्लीट करूं, अब बिना कंप्लीट कर ले, मुद्दा है क्या ये? अच्छा, मुद्दा क्या है बताइए मुझे। मुद्दा हरियाणा के लोकसभा चुनाव है, आपके उम्मीदवार को लेकर सवाल पूछा, बोलिए जितना बोलना है उस पर, अपने उत्तर में अपने समय में। मैं सिर्फ हरियाणा पे बोलूंगा। तो मैं ज्योति जी, देखिए इसमें ये थोड़ा सा क्या लेना देना है हरियाणा से? आप जो बोल रहे हैं उसका, आपने जो डिबेट की शुरुआत से जो पोस्टर अपने हाथ में उठाया, नहीं नवीन जी, गलत तरीका है। नहीं, एक सेकंड हरियाणा, मैंने कहा था स्क्रिप्टेड है आपका, ये बोलेंगे आप, मैंने बोला था, आप कह रहे थे नहीं बोलेंगे। अरविंद केजरीवाल का जिक्र ना करूं यहाँ पे, मैं अपने राष्ट्रीय नेता का जिक्र ना करूं? अच्छा, क्या हरियाणा में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का हरियाणा की वोटों पे कोई असर नहीं पड़ रहा? आप ऐसे कैसे रोक देते ज्योति जी? भाजपा के प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के मोदी मोदी कहते हैं, मोदी की नीतियां गिरवाते हैं, धारा 370 हटा दी, ये करते हैं वो करते हैं, तो तारीख कहाँ चली जाती है? बात सवाल तो तब भी उठना चाहिए। नहीं, आप जो स्पेसिफिक मुद्दे पर आना चाहते हैं ना, ये रोजाना का है, ये रोजाना का है। नहीं ज्योति जी, ये बिल्कुल गलत बात है। अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा से आते हैं, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और एक राष्ट्रीय पार्टी हरियाणा में भी चुनाव लड़ रही है। आपको क्या समस्या बताइए? अगर अरविंद केजरीवाल जी का नाम ले रहे, केजरीवाल जी को कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ रहे एकमात्र सीट पर, उस पर मुझे नहीं समझ आता, सुशील गुप्ता के लिए बोलने के लिए आप लोगों के पास बहुत कम होता है, वही देखो आप कुछ नहीं बोल पाते आप। देखिए इस प्रकार से आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल पर बोल लेते हैं, गुप्ता जी के लिए कैसे नहीं बोल पाते आप लोग? गुप्ता जी के लिए बोल लीजिए, आपकी 9 सीटें, आपकी जो बड़ी गठबंधन की पार्टी है कांग्रेस, उसके लिए कुछ कह लीजिए। घूम फिर कर आप लोगों को दिल्ली जाना है।
मैं ये कह रहा हूँ कि आपने रोकना है अरविंद केजरीवाल का नाम लेने से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डरती है अरविंद केजरीवाल से। आप क्यों रोकना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल के नाम से? इतना डर क्यों लगता है भारतीय जनता पार्टी को? क्यों उनको जेल के अंदर डाला जा रहा है? किसी को डर नहीं लगता है। ये पोस्टर आप लोगों का बहुत बार हो चुका है। नहीं, ये साफ साफ है। बीजेपी को लगता होगा, इसका मुझे नहीं पता, बट मैं अपनी डिबेट में खुद में डिसाइड करती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा से आते हैं, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है, अरविंद केजरीवाल जी एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हमारी पार्टी के संयोजक है। मैं उनका जिक्र करूँ क्यों ना करूँ? मैं क्यों ना बताऊँ हमारी दिल्ली में क्या क्या उपलब्धियां है? मैं क्यों ना बताऊँ कि हम जिस प्रकार से हमने दिल्ली में और पंजाब में अच्छी स्कूलों की शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, उसी प्रकार से हम हरियाणा में भी करना चाहते हैं। मैं क्यों ना एक्सपोज करूं भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी है? मैं क्यों ना एक्सपोज करूं भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने शरद चंद्र रेड्डी से करोड़ रुपए लिए? मैं क्यों ना एक्सपोज करूं और क्यों ना बताऊं कि दिल्ली और देश की जनता जेल का जवाब वोट से देगी? आज हरियाणा के हर नुक्कड़, हर चौराहे, कुरुक्षेत्र के हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर बैठक और हर घर में ये चर्चा है कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जेल में डाला है, जिस प्रकार से वो क्रश करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को, और वो चाहते हैं कि हरियाणा में चुनाव ना लड़े, हरियाणा में वो प्रचार ना कर सके। ऐसा नहीं होगा। हरियाणा की जनता, हरियाणा के लाल को जेल के अंदर जो अंदर करा हुआ है भारतीय जनता पार्टी वालों ने गलत झूठे आरोप लगा के, उसका बदला लेगी और एक चुन चुन के बदला लिया जाएगा। आपको क्या लगता है मोदी जी कल को जेल नहीं जाएंगे? जब मोदी जी की सरकार चली जाएगी, जब वो जेल जाएंगे, तब उनको पता लगेगा, तब भारतीय जनता पार्टी को पता लगेगा। जब इनके घोटाले, जो इन्होंने इलेक्टोरल बोर्ड का घोटाला करा है, जो नोटबंदी का घोटाला करा है, इनके घोटाले भी आएंगे। लंबी चौड़ी बात नहीं है, 2024 ज्यादा दूर नहीं है, आने वाला। ज्योति जी कुछ भी चलेगा क्या यहाँ? कुछ भी आपकी डिबेट में कुछ भी चलेगा क्या ज्योति जी? क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? एजेंडा इनका क्या नहीं जा सकते मोदी जी जेल में? यहाँ पर ये मोदी जी के लिए अलग अरविंद केजरीवाल को जेल में जमानत नहीं मिली, किसने भेजा, किसने नहीं भेजा, नहीं बैठी हूँ और आप अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे यहाँ पर। आपकी मर्जी नहीं चलेगी। मैं हरियाणा को लेकर बात करने के लिए बैठती हूँ। बिल्कुल आपके मीडिया कोऑर्डिनेटर को पहले मुद्दा बता दिया जाता है। आपका बहुत मन करे तो आप आए कीजिए मुद्दे पर। ये पोस्टर लेकर बैठना, इसी मुद्दे पर बोलना है, क्यों नहीं बोलना है, डर गई बीजेपी, मैं ये नहीं सुनने वाली। रोज का नहीं प्रवक्ता पोस्टर दिखाएंगे तो सही लगता है। ये दिखाएंगे पोस्टर तब की बात है ना, तब की बात है। आप क्यों हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं? तब से ये दिखाएंगे तो इनको नहीं देखा जाएगा। आप रुकिए अभी। नेहा जी आप बोले। बहुत बढ़िया, आप रुकिए ना, बहुत। देखिए ज्योति जी, जिस तरह का ये पोस्टर लेकर बैठे हैं, इसी कामों के लिए तो अरविंद केजरीवाल जी मशहूर हैं और उनकी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मशहूर है। झूठ को किस तरह से लिबादा उड़ाकर सच बनाना है, ये नैरेटिव सेट करना में महारत हासिल की हुई है। अरे आप बताइए ना, 2019 के चुनाव में बलबीर सिंह जाखड़ से 6 करोड़ रुपए क्यों लिए थे अरविंद केजरीवाल ने? बलबीर सिंह जाखड़ से 6 करोड़ रुपए लेकर टिकट क्यों नहीं दी? बलबीर सिंह जाखड़ को टिकट क्यों नहीं दी 6 करोड़ देके? कमला नगर के वार्ड नंबर 69 में आपको समझ आ रहा है मैं क्यों रोक रही हूँ? नवीन जी आपको समझ आता है क्यों रोक रही हूँ मैं? आपने ये आरोप लगाए, अब इस पर बीजेपी उत्तर देगी। हम बैठे बाकी लोग सुनते रहे। बात हरियाणा की लोकसभा सीटों को लेकर करने के लिए बैठे ना। किसने चंदा दिया नहीं दिया ये मुद्दा है ही नहीं, तो क्यों डिरेल कर रहे हैं डिबेट को? आप हरियाणा को लेकर इनको म्यूट कीजिए। आपकी मजबूरी मैं समझ रही हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर डिबेट करने के लिए नहीं बैठी हूँ मैं। एक वाक्य बोले, 2 बोले समझ आता है, लेकिन आप सारी उनको जेल भेजने को लेकर बात करेंगे, नहीं चलेगा ना। नेहा बोलिए। आर्य बजरंग जी। देखिए ज्योति जी, मैं जेजेपी के प्रवक्ता को एक जवाब देना चाहूंगी। जेजेपी के प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी ये बातें कर रहे हैं और साथ में आईएनएलडी के प्रवक्ता भी कि हमारे जो नेता हैं वो जनता के बीच के नेता हैं। क्या दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी, जो कि सोने और चांदी के चम्मच में पले हुए लोग हैं, वो बच्चे हैं ये जो सोने और चांदी के चम्मच से खाना खाए हुए हैं, क्या इन्होंने आज तक कभी मजदूरी की है? जो इनको कह रहे हैं कि जनता के बीच में से उठे हैं और बड़े कमेरा वर्ग से आते हैं, ये सब बातें दिखावटी है भाई साहब। ये जनता को मालूम है कितनी मजदूरी की है उन्होंने और कितनी किसानी की है, इस बात का जवाब दीजिए। और जेजेपी के प्रवक्ता के लिए स्पेशली मेरा एक सवाल है, वो ये है कि आप जनता को सेटिस्फाई तो बाद में करिएगा। पहले सूर्यखेड़ा, रामनिवास सूर्यखेड़ा आपसे नाराज, दादा गौतम आपसे नाराज, जोगीराम सिहाग आपको छोड़कर चले गए। आप अपनी विचार
पहुंचाएंगे? किस तरह से पहुंचाएंगे? मेरे सवाल सुनिए और उसका जवाब दीजिए। मेरा सवाल सुनिए, बीच में बोलेंगे, आपको मालूम है आप सुनेंगे नहीं और जवाब देंगे नहीं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप जनता को कहाँ अपने विचारधारा समझाते फिरेंगे जब आप अपने चंद विधायकों को अपने पास नहीं रख पाए। रामनिवास सूर्यखेड़ा आपके साथ नहीं, दादा गौतम आपके साथ नहीं, जोगीराम सिहाग आपको छोड़कर चले गए, तो आप अपनी विचारधारा किसको समझाएंगे? कौन से हरियाणा प्रदेश की जनता आपकी विचारधारा को सुनेगी? नैना चौटाला जी ने कितनी रोटियां बनाई हैं, कितनी मजदूरी की है खेत में, जरा उसका ब्यौरा दे दीजिए। चलिए इस बात को भी छोड़ दीजिए। बहुत आप मीन मेख निकाल रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी जो हैं वो आज खेत में आपको नजर आए, मंडी में बोरी उठाते हुए नजर आए। क्यों? अगर आज उनके मन में ये बात आई और उन्होंने ये प्रयास किया तो उनके प्रयास को आज आपके आंख में क्यों अखर रहा है? अब तक तो ये लोग काफी दिन से कह रहे थे नेहा जी। अरे विवेक जैसा भी आप बीच में मत बोलिए। देखिए बार बार कांग्रेस भी ये कह रही थी, इनेलो भी ये कह रही थी, आम आदमी पार्टी भी ये कह रही थी, सभी दलों का ये कहना था कि आपके जो उम्मीदवार हैं कुरुक्षेत्र वाले वो तो इंडिया में है ही नहीं, वो तो आउट ऑफ इंडिया है। अब आप कह रहे हैं अब उनके मन में आए कि बोरी उठाई जाए, तो अब हम मानकर चलें कि अब वो कैंपेनिंग के लिए मैदान में आए हैं, अब वो लोगों के बीच भी जा रहे हैं, अनाज की बोरी भी उठा रहे हैं। देखिए ज्योति जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे कैंडिडेट इंडिया में नहीं थे। वो जब डिक्लेयर हुआ था उसके बाद उनके कुछ पेंडिंग वर्क थे, वो 2 या 3 दिन में अपने काम खत्म करके वापस आ चुके थे। पिछली कितनी विधानसभाओं की बैठक में आप देख रहे हैं उनकी मदर के साथ साथ वो स्वयं भी उन सारी बैठकों में, चाहे वो कार्यकर्ताओं के घर पर छोटी बैठकें हैं, छोटी टोली की बैठकें हैं, वहां से लेकर और बड़ी बैठकों में वो जा रहे हैं। बड़ी रैलियां भी आपने देखी हैं, कैथल में हुई है, और कैथल में तो अभी कार्यक्रम भी चल रहे हैं जिनमें नवीन जिंदल जी आज भी और कल भी नवीन जिंदल जी उसमें उपस्थित थे। मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भी बयानबाजी करना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने बिजनेस भी करता है और राजनीति भी करता है उसके कुछ पेंडिंग काम भी हो सकते हैं। अगर वो 2 दिन के लिए विदेश गए और वहां से वापस आकर वो काम समेट कर, क्योंकि आपको भी पता है कि 4 जून तक का जो ये समय है, 25 मई तक का जो समय है और फिर उसके बाद का समय है कि वो नहीं जा पाएंगे और चुनाव में पूरा समय देना पड़ेगा, तो इसमें गलती क्या है? लेकिन आप देखिए, कम से कम हम लोग जो है झूठ तो नहीं बोलते। जो व्यक्ति सोने और चांदी के चम्मच और प्लेट में खाना खाया हो वो कहेंगे कि हम मजदूर का काम कर रहे हैं। हमारे तो जनता के बीच में, मजदूरों के बीच में से उठे हुए लोग, कमाल की बात है, कहाँ तक खत्म होती है? दिग्विजय और प्रशांत जी कहाँ लगते हैं? आप मजदूरी करके आए होंगे, लगता है आपको विश्वास होता है इस बात पर? आपको लगता है उन्होंने रेडी लगाई होगी? आपको लगता है उन्होंने स्कूटर में यात्रा की होगी? आपको लगता है उन्होंने कभी बस में यात्रा की होगी? आपको लगता है कि किसी चौक पर खड़े होकर उन्होंने आइसक्रीम बेची होगी? आपको लगता है उन्होंने धूप के थपेड़े खाए होंगे? बिल्कुल नहीं। इस तरह की बातें बरगलाने की बातें मनोहर लाल जी ने तो नौकरी भी की है, मनोहर लाल जी ने तो नौकरी भी की है, मनोहर लाल जी ने तो बैटरी के कारखाने में काम भी किया है, मनोहर लाल जी ने पैदल साइकिल पर भी यात्रा की है, मनोहर लाल जी ने बस में यात्रा की है, मनोहर लाल जी ने ट्रेन में यात्रा की है, ट्रेन में यात्रा की है। आपके किस नेता ने ट्रेन में यात्रा की है? नेहा जी अभी आप नेहा जी बहुत टाइम ले चुकी है, अभी आप रुक जाइए। नेहा धवन जी, विवेक जी आप क्यों साथ साथ बोल रहे हैं लगातार, क्या परेशानी है? नेहा जी आप रुकिए, बोलिए। नेहा जी इनको म्यूट कीजिए दोनों को तुरंत। बजरंग जी, अब पहली बार है हरियाणा में कि आप लोग गठबंधन में लड़ रहे हैं, और शायद ये भी पहली बार हो कि इतना मंथन आप लोगों को करना पड़ रहा है, आप लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं उम्मीदवारों को लेकर। ज्योति जी, किसी प्रकार का मंथन का समय चला गया और चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लगी हुई है। 2005 से लेकर 2014 तक हरियाणा के अंदर हमारी कांग्रेस की सरकार थी। हमने जो हमारा घोषणा पत्र देख लीजिए, जो घोषणा पत्र था उससे भी अनेकों ज्यादा काम हमने गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसान के लिए, उद्योगपतियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए हमने काम किया। आज जनता जो है कांग्रेस पार्टी के राज को याद कर रही है। और मेरी बहन कह रही थी जब बात आई तो गेहूं उठाने की, मैं बताना चाहता हूँ 30 लाख एमटी गेहूं मंडियों में आ चुकी है, क्योंकि मैं व्यापारियों से जुड़ा हूं। सिर्फ 3 लाख भी या 10% भी गेहूं मंडियों से उठान नहीं हुआ। एक बोरी कंधे पे धरने से गेहूं का उठान नहीं होता। गेहूं खराब हुई है, थोड़ी सी बारिश आई थी, सरसों खराब हुई है,
मैं मंडियों को नाम गिना देता हूँ। मेरी बहन से रिक्वेस्ट है, सरकार को कहिए जो किसान सैकड़ों गाड़ियां लेकर सड़कों पर खड़े हैं, कोई भी हरियाणा की ऐसी मंडी नहीं है जो अनाज से खुले में अनाज ना पड़ा हो। ठीक है, अनाज पर बहुत बात हो गई। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जो बात आई बोरी उठाने की, मैं बता, मेरा साथी है अनिल, मेरा नवीन मेरा रिश्तेदार, मगर मैं बताना चाहता हूँ भाई, चुनाव के समय में सारे स्टंटबाजी होती है, सारे कीमे करते हैं। रेणु साहब ये कह रहे थे कि आप लोगों का तो बुरा हाल है, आपने नेहरू प्रवक्ता को भी सुना, ना तो संगठन की लिस्ट ला पाए, चुनाव आ जाएंगे, नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख भी आ जाएगी, लेकिन आप लोगों की लिस्ट हो सकता है ये भी ना पाए। एक बात आपको बड़ी बढ़िया सुना, तो आज का बयान बताता हूँ रणजीत सिंह चौटाला जी का। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, इशार का बयान है, उन्होंने कहा कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारा विरोध कर रहे हैं। ये वीडियो सुन लो, ये वीडियो आपके सामने मैं सुना देता हूँ वीडियो। ये वीडियो ये सीपीएम की वीडियो की आज की वीडियो है, कोई कल की नहीं है, आज का बयान है। वीरेंद्र सिंह के और कुछ हमारी पार्टी में भी लोग हैं जिन्होंने अपने तरीके से 2-2 4-4 आदमी भेज देते हैं कि तुम किसानों वाली बात करके। क्या था, हमारी पार्टी के भी कुछ लोग हैं 2-2 4-4 आदमी भेज देते हैं। ये रणजीत सिंह चौटाला जी का बयान है। मैं यही बताना चाहता हूँ, ये मानिए क्यों कहीं कमी रही है। आप लोगों ने किसान को पीटने का काम किया, आप लोगों ने सरकारी कर्मचारियों को दुरा कर पीटने का काम किया, आपने सरपंचों को पीटने का काम किया, आपने लोगों को झूठे मुकदमे बनाने का काम किया। जो भी आपके खिलाफ बोलता था, कोई भी जनता की आवाज उठाता था, आपने उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, यहाँ तक के जितने भी पुलिस के विभाग थे उनके ऊपर छोड़ने का काम किया। इसलिए जनता के अंदर चलिए अंतिम कमेंट्स की एक बात और है, ज्योति जी ये कहते हैं हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, सबकी सबसे बड़ी पार्टी है। अरे कहाँ पार्टी है, 10 में 6 कैंडिडेट तो आपने कांग्रेस से उधारे हुए, हमसे सवाल पूछ रहे हैं आपके कैंडिडेट कौन है। मैं पूछना चाहता हूँ 10 कैंडिडेट, इनमें कौन से आपके कैंडिडेट नाम गिनाइए और मैं बताना चाहता हूँ। चलिए अभी टाइम नहीं, बजरंग जी विवेक जी अंतिम कमेंट आपका। छोड़ने के तैयार बैठे। पिछली बार आप लोग देखिए, पिछली बार बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, एक सहानुभूति भी जो हम बार बार कहते हैं, लेकिन इस बार तो बोलने के लिए बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि सरकार में आप लोग थे। अब बीजेपी के खिलाफ बोलना है, नहीं बोलना है। कांग्रेस पहले ही कह रही कि आप लोग सत्ता में जाने के लिए तैयार हो गए बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर बीजेपी के साथ, तो लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है, और तभी विरोध भी हो रहा है। मेरे ख्याल से पिछले 4-5 दिन से लगातार मैं आपके चैनल पे डिबेट करने का काम कर रहा हूँ। जितनी बीजेपी की मैं कमियां बताने का काम कर रहा हूँ, इतनी किसी की नहीं बताई। आज के दिन तो जनता यकीन कैसे करेगी, बीजेपी के साथ ही तो थे, अब तक तो तारीफ कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ ज्योति, कई बार इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे चुका हूँ, काफी बार मैं कह चुका हूँ कि हमने स्टेबल सरकार चलाने के लिए जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए सरकार में हिस्सेदारी की थी। पर जहां तक बात रही, अभी मेरी प्रवक्ता साथी कह रही थी किसने कुल्फी बेची, कौन रेल में सफर किया, इनसे मैं पूछना चाहूंगा मनोहर लाल खट्टर ने कुल्फी बेची क्या? नवीन जिंदल ने कुल्फी बेची? कुल्फी नहीं बेची, कोयला बेचा। आपके प्रधानमंत्री जी ने कहने का काम किया, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहने का काम किया। आज रणजीत चौटाला जी ने कुल्फी बेची क्या? आज अशोक तंवर ने कुल्फी बेची। ये कोई क्राइटेरिया है क्या चुनाव लड़ने का? क्या बात लेकर बैठे आप लोग? इन्होंने बढ़ाया क्राइटेरिया, इन्होंने बढ़ाया कि चौक पे खड़े होकर कुल्फी बेची। ट्रेन में इनके नेता, अरे कौन सी पार्टी के नेता है या कौन आदमी है जो ट्रेन में नहीं जाता? तमाम नेता ट्रेन में जाने का काम करते हैं, सभी ट्रेन में जाते हैं, हमारे नेता भी ट्रेन में जाने का काम करते हैं। ये बताएंगे, ये पता ही नहीं क्या कहना है। चाय तो पता नहीं कौन सी ट्रेन में राजकर बजरंग दास जी ने पी ली हो तो कह नहीं सकते, बाकी किसी ने तो देखा नहीं बेचते हुए किसने कहा चाय बेची। आज के दिन बातें तो यहाँ की जा रही हैं, आरोप दूसरों पे लगाया जा रहा है, अपने अंदर नहीं झांका जा रहा। ठीक है रेड्डी साहब, आपका आखिर किसान की तो बात की जा रही है, टाइम कम है। किसान का जब धुआं, मैं जो खत्म करूंगा, जब किसान की फसल का धुआं दिल्ली जाता था, केजरीवाल जी को लगता था, तब वो हरियाणा के नहीं रहते थे। जब
SYL मांगा जाता था तब वो हरियाणा। ठीक है, ये चर्चाएं तो चुनाव तक चलने वाली, इनको अपना अपनी नहीं अंतिम कमेंट इनको बोलने दीजिए ना। हितैषी बढ़ने की होड़। रेणु साहब आप बोलिए। विवेक जी रुकिए, अभी रुकिए आगे आपकी बात सुने। हाँ ज्योति जी, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए नवीन जिंदल ने वहां अनाज मंडी में जाकर के बोरी उठा करके ट्रक में लोड करने का काम किया, एक सिंगल बोरी। ये तो चलो उन्होंने किया, लेकिन शर्म तो की बात तो तब हुई जब नवीन जिंदल जी गाड़ी में बैठ करके चलने लगे और वहां एक मजदूर ने आकर के कहा कि सर आपके लोगों ने हमारी मजदूरी नहीं दी, हमसे झंडे लगवाए मंडी में, और जब हमने मजदूरी मांगी तो हमारे को फटकार लगा करके वापस भेजने का काम किया। तो ये सोच देखिए, मजदूर जो 500 रुपए की मजदूरी के लिए भी उसको धमका करके, मैंने देखा उसको धमकाते कि जा विपक्ष वाले करवा रहे हैं। तो ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी नीति है। दूसरी तरफ जो है ना, जो आम आदमी पार्टी वाले इतनी ज्यादा बातें कर रहे थे, सुशील गुप्ता जी कब कुरुक्षेत्र गए, कितने दिन गए, क्या वहां किसी को वो जानते हैं? दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने की उम्मीद रखने वाले व्यक्ति जरा प्रदेश की जनता को ये तो बताने का काम करें कि कभी किसी समय भी आपने हरियाणा प्रदेश के लोगों को, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, फिर भी नवीन जी किसान समय नहीं, वाइंड अप की बार कमांड मिल रही है, स्टिल आप बोलिए। नवीन जी को बोले देते हैं। लोग हमारे को वोट देंगे। रेणु साहब रुकिए प्लीज, आप रुकिए। हाँ, देखिए एक तो मैं ये पोस्टर दिखा रहा हूँ, ये भारतीय जनता आपको पार्टी वाले पोस्टर दिखाने में ही बहुत समय बर्बाद हो गया डिबेट का। एक आप मेरे को रोक के आधा टाइम वेस्ट कर देती है। ये अर्धनग्न अवस्था में महंगाई के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये भूल जाते हैं बाकी सभी चीजों को। इनेलो के प्रवक्ता करने की वो जीत कब आए? किसानों के साथ तो आम आदमी पार्टी का पुराना संबंध है, किसानों के साथ तो आम आदमी पार्टी हर जगह पे खड़ी रही है, चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर हो। और आम आदमी पार्टी वही आम आदमी पार्टी जब मोदी जी चाहते थे कि जेल बनवा दी जाए तालकटोरा स्टेडियम को, तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो स्टेडियम को जेल बनने से रोक दिया था। तो आपके तर्क वहां पे फेल हो जाते हैं रेणु साहब। और नेहा धवन जी कह रही थी कि विरोध नहीं हो रहा, आप विरोध को विरोध ले नहीं रहे हो। विरोध हरियाणा में आपका इतना है कि गांव के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी वालों का इस गांव में घुसने पे मना किया गया है। और जहां तक बात आती है कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र में भयंकर। शुक्रिया नवीन जी, आपका सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। माफी के साथ ध्यान जी, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी की जीत की दावेदारी है। कांग्रेस का भी सस्पेंस बरकरार है, लिस्ट नहीं आई है, लिस्ट का इंतजार है। हालांकि जीत का दावा तमाम दल कर रहे हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।